वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे जब ठीक हो जाते हैं तो इन बच्चों को न्यूरोटिपिकल बोलेंगे कि न्यूरो डाइवर्जेंट बोलेंगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन बाय सुनीता। और साथ में इस क्वेश्चन में उन्होंने एडिशन भी किया है कि क्या स्टिमिंग जैसे जो बिहेवियर है इन बच्चों में, सो ये क्या रीअकर हो जाते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया कमेंट है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एंड मैं हमेशा आप लोगों को एनकरेज करता हूं कि अपने कमेंट जरूर डालिए। और कई बार बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें आपके मुंह से या आपके हाथों से निकल के आते हैं जब आप टाइप करते हैं कि यार इतना अच्छा कमेंट। और वाकई मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन फॉरम है और यहाँ हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, कोई किताब में लिखी हुई बातें नहीं होती हैं। एंड मोर ओवर इन सारे सवालों के जवाब आपको बुक्स में मिलेंगे भी नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब इस तरह के सवाल आप पूछते हैं तो ये बहुत लोगों तक जाता है। इनफैक्ट ऐसे लोग जो कई बार उनके मन में कई सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो उसको एक कमेंट का रूप नहीं दे पाते हैं। बट जब आप उसमें कमेंट की शेप में उसको डालते हैं तो आपका ही भला नहीं होता, कई सारे और लोगों का भी भला होता है जिनको इन सवालों का जवाब मिल पाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया, जो कि बहुत पसंद आना चाहिए, फटाफट से लाइक के बटन को हिट कर दीजिए। और अगर आप कमेंट जरूर, जब मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट जरूर करें। अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो ये कमेंट करें कि आपको थेरेपी कैसी लग रही है, आपके बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजें आप लिखें। आप लिखते भी हैं। और उसके अलावा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है एक्सप्लेनेशन की नहीं आ रही है, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट को जरूर दीजिए। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ बात करते हैं कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो ठीक होने के बाद न्यूरोटिपिकल बच्चे बन जाते हैं? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चे ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर में हैं वो ठीक होने के बाद एकदम से न्यूरोटिपिकल हो जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह माइलस्टोन्स को अचीव करने लगते हैं। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, उनका प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन, सोशल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें डेवलप नहीं हो पाती हैं। सो वो न्यूरो डाइवर्जेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो वैसे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं जैसे एक नॉर्मल बच्चे सोशलाइज करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे ठीक होते हैं तो ग्रेजुअली ये पेस बनाने लगते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। और जब इनकी एज अगर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा होता है कि मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है, क्या वो 100% ठीक हो जाएगा? मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस दिए हैं कि काफी सारी कंडीशंस होती हैं। यानी जैसे हर चीज में, हर प्रपोजल में, हर ऑफर में कंडीशंस अप्लाई होता है, यहाँ भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर आपने अपने बच्चे की ट्रीटमेंट और थेरेपी बहुत जल्दी से शुरू कर दी है तो आपका बच्चा बहुत जल्दी से 100% ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार लोग बहुत लेट करते हैं, किसी का बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का हो चुका है, तो तब अगर बहुत लेट आप चीजों को शुरू करें तो डाउटफुल चीजें रहती हैं, क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। लेकिन जरूर अगर आप एफर्ट करते हैं तो किसी भी एज में, यानी आप पॉजिटिव हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी भी एज में आप उसको ठीक कर सकते हैं। बट रही बात न्यूरोटिपिकल होने की या न्यूरो डाइवर्जेंट होने की, तो यहां पर ये कंडीशंस नहीं कंसीडर होंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म की। वर्चुअल ऑटिज्म इज नॉट अ रजिस्टर्ड डायग्नोसिस, बार बार हम लोग बात करते हैं। सो ये एक टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म जब आप बात करते हैं, जब ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं तो धीरे धीरे, यानी अगर टाइमली आपने शुरू किया, अगर आपने बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में शुरू कर दिया है तो बहुत जल्दी आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन जितना आप लेट करेंगे उतना लेट होगा आपके बच्चे को न्यूरोटिपिकल बच्चे जैसे बिहेव करने के लिए। यानी आपका बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो न्यूरोटिपिकल बच्चे के जैसे वो बिहेव करेगा, वैसे वो आगे जाके माइलस्टोन्स अचीव करेगा। बट स्टार्टिंग से आप ये नहीं कह सकते कि वो न्यूरोटिपिकल बन जाता है। तो न्यूरोटिपिकल नहीं बनेगा, बट न्यूरोटिपिकल के जैसे वो बिहेव करने लगेगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो डेवलप करता है। जितना जल्दी वो डेवलप करेगा उतनी जल्दी वो न्यूरोटिपिकल की तरह बिहेव करने लगेगा। सो बात रही इन बच्चों की न्यूरोटिपिकल बिहेव करने की, उसके अलावा जो स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं या दूसरे बिहेवियर्स हैं, जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, वो क्या रीअकर होते हैं? देखिए, ये नॉर्मल बात है, किसी नॉर्मल बच्चे में भी कई सारे बिहेवियर्स होते हैं। बट क्योंकि वो बच्चे 100% नॉर्मल होते हैं तो हम उन बिहेवियर्स पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इन बच्चों में जैसे ही जरा सा भी कोई बिहेवियर आता है तो हम इमीडिएटली अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये बिहेवियर है। सो ये रीअकर नहीं करते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को 100% ठीक कर लिया है
तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको 100% रिहेबिलिटेट कर लें, ताकि ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो। और ये बच्चे न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट न्यूरोटिपिकल बच्चे कहला नहीं सकते, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप नहीं हुआ जैसे एक न्यूरोटिपिकल बच्चे का डेवलप होता है। इनका डेवलपमेंट बाद में आता है, इनके डेवलपमेंट में बर्स्ट आता है एकदम से। इनके इनके जो बिहेवियर है, इनका कम्युनिकेशन है, इनका इमोशनल सिस्टम है, इनका कोग्निटिव सिस्टम है, ये सारी की सारी चीजें ये ग्रेजुअली नहीं आती। लेकिन जैसे ये ठीक होते हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जैसे ये चले गए थे, जब सबकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ आते हैं तो 100% चीजें फटाफट से मैनेज होती है, जल्दी मैनेज होती है यार। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैलेंजिंग कमेंट्स आप करते रहे। एंड सुनीता, आशीष, आप जरूर लिखें कि आपको ये रिप्लाई कैसा लगा, और अगर आप इसमें कुछ फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।